बच्चों यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित 2025 में जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है बिल्कुल इसी तरीके से होगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया होगा। पूर्णांक आपके 70 होंगे। पहले आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और फिर बाकी का जो आपका 3 घंटा है उसमें आपको पेपर हल करना है। पहले पॉइंट पे लिखा होगा पेपर में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर में 2 खंड होंगे। खंड आ में 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा और ये बहुविकल्पी होगा, जिनके उत्तर आपको कहाँ पे लिखने होंगे? OMR शीट पर फिल करने होंगे। बच्चों फिल करने में ध्यान रखिएगा, जो सर्कल आपका बना होता है फिल करने में उसके बाहर ना निकले, अंदर ही फिल आप करें और सोच समझ के फिल करें, क्योंकि दोबारा फिल करने के चांस आपके पास नहीं होते हैं। बच्चों OMR शीट पर जो आप आंसर लिखेंगे ना आप उसे दोबारा काटें और ना उसको इरेज करें। तो इस तरह खंड आ से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। आपका पेपर बच्चों 70 अंक का होता है। अब 50 अंक के क्वेश्चन जो है वर्णात्मक होंगे, मीन्स लिखने वाले होंगे। और ये खंड कौन सा होगा आपका? ये खंड आपका होगा बा। खंड बा में 50 अंक के प्रश्न और खंड आ में 20 अंक के प्रश्न। तो इस खंड जो बा आपका है, ये जो खंड बा आपका है इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में शुरू में ही स्पष्ट लिख दिया होगा कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। जो भी प्रश्न होगा वो कितने अंकों का होगा ये उस प्रश्न के सामने ही लिखा होगा। बच्चों आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और अंत तक सभी प्रश्न आपको करना है। ध्यान रहे आपको कि अगर बीच में कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप उस प्रश्न को छोड़ दें और उस पर फालतू का टाइम वेस्ट न करें। पूरा पेपर करने के बाद फिर से आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा आपका खंड आ और ये हमने लिया है बच्चों जो आपके यूपी बोर्ड होता है, upmsp.education.in। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट है और उन्होंने अपने वेबसाइट पे इस मॉडल पेपर को अपलोड किया है, जिसको हमने आपके लिए पूरी तरीके से हल किया है। आप इसको तैयार कर लें, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 है, HCF 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपके ऑप्शन दिए हैं 20, 15, 180, 36। तो हमें बच्चों दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए सूत्र होता है आपका कि HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक गुणित LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और ये बराबर होता है पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या। तो आपका HCF जो है वो 60 है, तो यहाँ पे HCF की जगह पे आप 60 रख दोगे, गुणित जो आपका LCM है ये है, LCM 60 है आपका, तो चलो LCM की जगह पे ये 60 आ गया। HCF इसकी जगह पे 3 रख देंगे, बराबर पहली संख्या आपकी 12 है और दूसरी संख्या आपको पता नहीं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दूसरी संख्या। यही आपको पता करना है, ठीक। तो देखिए 12 कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। 60 गुणित 3 इधर है, 12 राइट से आप लेफ्ट में ले जाओगे तो बटे में चला जाएगा, तो इधर आपकी बच जाएगी दूसरी संख्या जो कि आपको निकालनी है। तो 12 एकम 12 और 12 पंचे
60 और 5 और 3 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 15। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। तो ए में 20 लिखा है, ये गलत है। बी में ये देखिए 15 लिखा है, तो बी वाला कॉलम आपका अपनी शीट में भर देंगे। बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है खंड आ से, एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब ऐसी संख्या जो शून्य ना हो और क्या हो? परिमेय। तो जैसे ये आपके 2 जो है ये क्या है? परिमेय है। क्यों? क्योंकि 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। और एक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय ले लो, मान लो √3 हमने ले लिया, ये क्या है? अपरिमेय। इसका गुणनफल, तो जब आप इसको गुणा करोगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 2√3। तो अब ये कैसी संख्या है? चूंकि √3 का वर्गमूल बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए √3 कैसी है? अपरिमेय है। तो आपने क्या देखा कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय होता है। तो जिसमें लिखा है सदैव अपरिमेय संख्या, ये वाला आपका करेक्ट होगा। इसी तरह बच्चों ध्यान रखना कि अगर कोई परिमेय हो और अपरिमेय हो और कहे उसका जोड़ क्या होगा, तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ जो होता है वो भी हमेशा अपरिमेय होता है। इसी तरह परिमेय और अपरिमेय का जो घटाना होता है वो भी हमेशा अपरिमेय होता है। और इसी तरह परिमेय और अपरिमेय का जो भाग होता है वो भी हमेशा क्या होता है बच्चों? अपरिमेय होता है। ठीक है, तो चारों बातें हमने आपको बता दी, इनको आप ध्यान रखिएगा बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। कितने हल होंगे? एक अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा कि 2 हल होंगे? तो ये चीज़ पता करने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे मान लो पहला समीकरण हमारा लिखा है कि x + 2y - 5 = 0, ये समीकरण नंबर 1 आपकी हो गई। तो देखिए समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है उसे a1 कहा जाता है। तो x के साथ कोई गिनती नहीं, दिस मीन्स 1, तो a1 बराबर आपका 1 हो गया। समीकरण 1 में y का गुणांक जो होता है वो b1 होता है, तो b1 = 2 हो गया। और समीकरण 1 में जो अचर पद होता है उसको c1 कहते हैं, तो c1 = हो गया आपका -5। समीकरण दूसरी आपकी है 4x + 8y - 20 = 0। तो अब ये समीकरण नंबर 2 हुई, तो इसमें x के गुणांक को a2 कहा जाएगा, तो a2 बराबर आपका हो गया 4। y का गुणांक b2 होता है, b2 = हो गया 8 और अचर पद c2 होता है, तो c2 = हो गया -20। अब इसमें अगर आप a1/a2 निकालेंगे तो a1 आपका 1 है, ये देखिए, और a2 4 है, तो 1/4 हो गया। फिर जब आप b1/b2 निकालेंगे तो b1 आपका है 2 और b2 आपका है 8, तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, ये भी आपका 1/4 हो गया। तो जब भी a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बराबर आ रहा है, तब हमें c1/c2 निकालना पड़ता है। तो अगर c1/c2 हम निकालें तो c1 है -5 और c2 है -20। दोनों माइनस हैं इसलिए प्लस हो जाएंगे, ये 5 1 कम 5, 5 चक्कू 20, तो ये भी हो गया 1/4। तो हमें ये सूत्र याद रखना है कि जब भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2
जब भी ये तीनों बराबर आ जाएं, कैसे आ जाएं? बराबर, तो इसका मतलब होता है कि समीकरण के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। कब? अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर आ जाए। और c1/c2 बच्चों तभी निकालते हैं जब a1/a2 और b1/b2 बराबर आता है। अगर ये बराबर ना आए तब c1/c2 निकाला ही नहीं जाता है। तो अनेक हल की कंडीशन आई, तो यहाँ पे लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 आए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, पहले क्या है 70, शेषफल कितना रहा 5, तो जो शेषफल आता है उसी को संख्या से हम घटा देते हैं। तो जैसे हम 70 से 5 को घटा दें तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। फिर 125, तो 125 से क्या घटा देंगे? 8, तो 125 से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा? 117। अब हम क्या करेंगे? 65 और 117 का HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो किन्हीं भी संख्याओं का जब हमें HCF निकालना होता है तो हम उन संख्याओं का गुणनखंड करते हैं और उनमें से कॉमन जो होता है वही HCF होता है। तो जैसे ये 65 है, तो जब आप 65 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 5 गुणित 13, 13 पचे 65। इसी तरह जब आप 117 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 9 गुणित 13, 13 नवैया 117 होता है। आप यहाँ 9 को 3 गुणित 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे 9 गुणित 13 लिखो और चाहे इसी को आप 3 त्रिक 9 और 13 नवा 117, ये गुणनखंड बनेगा किसका? 117 का। अब देखिए 65 में भी 13 है और 117 में भी 13 है, बाकी कोई भी चीज़ दोनों में मैच नहीं कर रही है। तो इसका HCF बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो जो शेषफल हो उसको घटा दो, घटाने से जो है उसका HCF ले लो, वही आंसर हो जाता है। तो HCF आपका 13 आया, तो जो एक खंड में 13 लिखा हुआ है यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो देखिए गुणज का मतलब होता है उसका टेबल। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चकू 12 और 3 पचे 15। ये क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणज हैं, इनका योग। योग का मतलब क्या हुआ? बीच में प्लस, सबको जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं। तो 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 18, 12 30, 15 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा? 45। ये आपका ए पे 45 लिखा है, तो ए वाला विकल्प आपका सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है लिखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले में लिखा है दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य हैं, फिर लिखा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, फिर लिखा है समीकरण के विविक्तकर शून्य, फिर लिखा समीकरण के मूल वास्तविक। नीचे लिखा निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में लिखा है पहला और दूसरा सही, बी में लिखा है पहला और चौथा सही, सी में लिखा है दूसरा और तीसरा सही, डी में लिखा है तीसरा और चौथा सही। तो क्या इसमें सही है? तो जब भी बच्चों मूल की बात हो और विविक्तिकर की बात हो तो हमेशा डी निकाला जाता है। और डी को क्या कहते हैं बच्चों? डी को कहा जाता है विविक्तिकर। और डी बराबर होता है b² - 4ac। ये सवाल आपके मैथ में द्विघात समीकरण का है। अब यहाँ पर हम ABC का मान रख देंगे। तो b क्या होता है? b होता है x का गुणांक।
यहाँ देखिए x के साथ -4 है, तो b की जगह पे -4, और चूंकि b स्क्वायर है इसलिए -4 का स्क्वायर, -4a, a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो a की जगह पे 2 गुणित c का मतलब होता है अचर पद, अचर पद आपका 3 है, तो c की जगह पे आप लिख देंगे 3। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता इसलिए माइनस गायब हो जाएगा, और फिर ये माइनस लगाया, 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 से आप 16 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, तो आपका d निकल आया, d बराबर -8। अब देखिए हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ लिखा है दिए गए समीकरण के विविक्तिकर शून्य से कम है। आप जानते हो कोई भी जो माइनस वैल्यू होती है वो हमेशा शून्य से कम होती है, इसलिए पहला वाला सही है। लिखा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, तो डी निगेटिव का मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं, या कहिए मूल काल्पनिक, तो इसलिए ये दूसरी बात सही है। ठीक है, और हर आंसर में यही दो बातें हैं। लिखा है समीकरण का विविक्तिकर शून्य है, तो शून्य तो नहीं है इसलिए गलत हो गया। लिखा है समीकरण के मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक तब कहे जाते हैं जब डी का मान 0 आए या डी का मान धनात्मक है, ऐसा भी नहीं है इसलिए ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तो लिखा है पहला और दूसरा सही है, किस में लिखा, ए में, इसलिए आपका ए वाला विकल्प जो है वो करेक्ट है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,0, B 5,0 है, इसका विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जो O पॉइंट है वो 0,0 है, ये वाला, और आप जानते हैं 0,0 किसके निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के, और मूल बिंदु कहाँ होता है, जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने O ले लिया, इसके निर्देशांक 0, 0। अब O से पहले ये क्या है, A, तो O से पहले हमने यहाँ पे A ले लिया है, A के निर्देशांक हैं 0,3, और फिर O के बाद क्या है B, तो O के आगे हमने B ले लिया, B के निर्देशांक है 5,0, 5,0, और AOBC, तो B के आगे C ले लिया। अब हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये आपका आयत बन गया AOBC। इसमें विकर्ण, तो देखिए हमें A पता है और B पता है, तो A से B को अगर हम मिला दें तो AB क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो AB विकर्ण, AB का मतलब A और B के बीच की दूरी, तो जब हम AB निकालेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम x1 मान लेंगे और ये हमारा y1 हो गया, इधर ये b, ये x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। अब हम मान रख देंगे, तो x1 की जगह पे 0 माइनस x2 की जगह पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे हमारा 3 है माइनस y2 की जगह पे 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 माइनस 0 माइनस 5 का मतलब 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, प्लस यहाँ पे 3 माइनस 0 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, √34। तो आपका AB विकर्ण जो है वो कितना निकला, √34। तो ये 5 ये वाला गलत है, 3 ये भी गलत है, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल जो होता है उसे कहाँ रखते हैं, x की जगह पर। तो जैसे हमारा समीकरण है x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल 0। अब मूल क्या है, 1/2 है,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 रख देंगे। तो यहाँ पे x है तो 1/2 रखा, x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया, प्लस फिर k है और k और x के बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह रहेगा, x की जगह पर 1/2 और फिर ये -5/4 और बराबर आपका क्या है 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसी के साथ ये -5/4 यहाँ पे हम पास में इसके रख लेंगे और फिर ये प्लस k का 1 में गुणा हुआ तो k और नीचे क्या है 2 और बराबर ये क्या है इधर 0। अब देखिए दोनों में हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो ऊपर अंश का हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये 1 है, ये -5 है, 5 से 1 घटेगा तो -4 बचेगा और नीचे हर कितना है 4 प्लस k/2 और बराबर 0। तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, -1 प्लस k/2 बराबर 0। तो जो -1 है जब हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर हमारा रह जाएगा k/2 बराबर ये -1 उधर गया तो प्लस का। तो अब हमारा k बराबर हो गया, k बराबर 2 का 1 में तिरछा गुणा हो जाएगा तो 2 1 कम 2, तो k बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए आंसर ऑप्शन ए में 2 लिखा है, तो यही वाला विकल्प ए वाला आपका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका लिखा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। पहले में लिखा है यदि इसके संगत कोण बराबर है, ये बात सही लिखी है। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है ABC और दूसरा त्रिभुज ये है DEF, ये आपका है ABC और दूसरा है DEF। तो A के संगत कौन है D, अगर ये 70 तो ये भी 70। B के संगत कौन है C, अगर ये 30 अंश तो ये भी 30 अंश। C के संगत कौन है F, अगर ये 80 अंश तो ये भी 80 अंश। तो जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप होते हैं। तो ये बात सही लिखी है। फिर लिखा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपाती हों, ये भी बात सही लिखी है। इसका मतलब आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है मान लो आपका DEF। मान लो ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो AB के संगत कौन है DE, तो इनका अनुपात क्या हुआ 2/4 बराबर 1/2। मान लो ये AC 3 है और DF कितनी है 6 है, तो इसका अनुपात क्या हुआ 3/6 बराबर 1/2। मान लो ये भुजा BC 5 है, ये 10 है, तो 5/10 बराबर क्या हुआ 1/2। तो किसी त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर हैं, जैसे यहाँ पे, तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये पहली और दूसरी दोनों बातें सही हैं। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर ये होगा जिसमें लिखा है उपर्युक्त दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, लिखा है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C 90 अंश। तो आप ये एक क्षैतिज रेखा खींच दो और ये एक खड़ी रेखा खींच दो ऊर्ध्वाधर और ये कोण रख दो 90 अंश। तो ये आपका जो त्रिभुज है वो कहा जाएगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे लिखा है C बराबर 90 अंश, तो जहाँ पे आपने 90 अंश बनाया वहाँ पे C लिख दो। अब किसी भी एक जगह आप B लिख सकते हो और दूसरी जगह A लिख सकते हो। आपका सवाल में AC बराबर 3 है, तो ये AC हो गया 3 सेंटीमीटर। BC बराबर 4 है, तो ये BC हो गया 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसका कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस आधार स्क्वायर, आधार है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 9 होता है 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो आपका कर्ण बराबर हो गया 5। लेकिन आपसे कह रहा है बिंदु C से जाने वाली मध्यिका, तो ये बिंदु C है, AB का
मध्य बिंदु मान लीजिए हो गया M, तो ये CM जो है ये बिंदु C से जाने वाली मध्यिका होगी। तो मध्यिका CM जो होगी वो आपके कर्ण की आधी होगी। कर्ण आपका 5 है तो 5 का आधा 5/2 भाग कर देंगे 2.5। इसलिए जो विकल्प ए है जहाँ पे 2.5 ये आपका करेक्ट विकल्प है। हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि समकोण से जो सामने मध्यिका खींची जाती है वो कर्ण की आधी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 11, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जैसे ये आपका लिखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अगर आप इसका दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा और इस पे स्क्वायर लग जाएगा। अब अगर आप इसको खोल दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर 1 का स्क्वायर 1। इधर देखिए साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और इधर भी क्या है 1 है। इधर 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1, और इधर -2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, और बराबर इधर क्या है 1। तो जब ये 1 प्लस का उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 1 से 1 हट जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस 1 को काट देते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर इधर क्या बचा 0। ये आपका बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 0, इधर माइनस का 2 है। और जब -2 हटाएंगे तो 0 के नीचे चला जाएगा, तो 0/2 का मतलब 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा है वो बराबर क्या हो गया 0 हो गया। हमें मान निकालना है साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। तो देखिए आप जानते हो एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस पे भी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा कॉस की घात 4 थीटा, फिर प्लस है तो 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा और 1 ही हो जाएगा। इधर क्या बचेगा साइन घात 4 थीटा बचेगा और प्लस ये कॉस की घात 4 थीटा बचेगा। और आप देख रहे हो ये साइन थीटा कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या था 0, मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा 0 था। तो अगर स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर बराबर भी 0 होगा, तो ये आपका 0 बन जाएगा। 0 का 2 में गुणा 0, तो इधर से बचा साइन घात 4 प्लस कॉस घात 4 थीटा और इधर से बचा 1। इसका मतलब कि साइन घात 4 थीटा प्लस कॉस घात 4 थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। तो ये जो आप ए ऑप्शन में 1 लिखा है यही ए वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो ए किसके बराबर है 0 कि 30 कि 45 कि 60। तो आपका लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, तो इधर साइन 2a जो है ये बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, और इधर आपका जो 2 साइन ए है ये 2 साइन ए ही रहेगा। अब 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बचेगा कॉस ए और इधर कुछ नहीं मीन्स 1 बचा। इधर हम कॉस ए लिखेंगे और 1 जो है ये साइन 0 0 कॉस 0 बराबर 1, तो 1 जो है ये कॉस 0 डिग्री का मान होता है।
दोनों तरफ से कॉस आप हटा दीजिए तो इधर ए बचा, तो इधर आपका 0 डिग्री, तो ए बराबर 0। इसका मतलब जो 0 डिग्री है ये वाला विकल्प आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 4 tan थीटा बराबर 3। मान निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम सिंपल इसमें ये करेंगे कि अगर हम कॉस बाहर निकाल लेते हैं तो tan हमारा बच जाता है। जैसे क्वेश्चन हमारा है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका हमें मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से और नीचे से कॉस थीटा से सबको भाग कर देते हैं, मतलब कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 4 है, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, माइनस, या ऐसे आप समझो, इसको हटा दो। हम सबको क्या कर रहे हैं, कॉस से भाग कर रहे हैं। कॉस थीटा से सबको क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो साइन के नीचे कॉस गया, tan हो गया। फिर माइनस कॉस के नीचे कॉस जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे ये 4 है, साइन के नीचे कॉस गया, tan बन गया, प्लस कॉस के नीचे कॉस जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये 4 tan थीटा है, तो 4 tan थीटा आपका किसके बराबर है, 3 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4 tan थीटा की जगह पे 3 और इस साथ में है -1। इसी तरह यहाँ 4 tan थीटा की जगह पर भी 3 और साथ में है +1। तो 3 से 1 गया, घट बचा 2 और 3 + 1 4 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बराबर हो गया 1/2। देखिए कितनी आसानी से निकल आया। देखने में बड़ा कठिन लग रहा था। तो 1/2, ये 2/3 गलत है, ये भी गलत है। ये देखिए 1/2 है। सी वाला आपका सही विकल्प है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है sec a + tan a गुणित 1 - sin a का मान क्या होगा। sec a होगा कि sin a होगा कि cos a होगा कि cos a होगा। तो हमारा क्वेश्चन है sec a + tan a, ये हमने लिखा, गुणित 1 - sin a, 1 - sin a। तो सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है कि चीज़ों को साइन और कॉस में चेंज किया जाता है। तो जैसे ये सेक है तो सेक की जगह पे आप 1/cos a लिख सकते हो। इसी तरह tan a की जगह पर आप sin a बटे cos a लिख सकते हो। और इधर ये 1 - sin a है। अब ये तो पहले से ही छोटा है, तो इससे छोटा क्या होगा। अब यहाँ देखो, इसके नीचे भी cos है, इसके नीचे भी cos है, तो हर बराबर है, तो हर आपका हो गया cos a। तो यहाँ से ये 1 हुआ, ये प्लस हुआ और ये आपका sin a, और ये दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या है, 1 - sin a। ठीक है। तो देखो ये किसका रूप है, a + b, ये है a - b, तो a² - b²। तो a² का मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, -b² का मतलब sin a का स्क्वायर, तो ये हुआ sin² a, और अपान नीचे आपका क्या है, cos a। आप जानते हो 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा, तो ऊपर हो गया cos² a और नीचे क्या है, cos a। तो cos² a का मतलब होता है cos a 2 बार, नीचे cos a 1 बार, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो 1 cos a आपका बच गया। तो यहाँ पे sec a है, ये गलत है,
साइन ए ये भी गलत, कॉसेक ए ये भी गलत। ये देखिए कॉस ए ये वाला करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, लिखा है त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण जो है थीटा अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बिना सूत्र याद किए सवाल नहीं लगेगा। तो आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर। थीटा का मतलब कोण। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये केंद्र O है, यहाँ पे आपका दिख रहा है। अब मान लो हम ये O से ऐसे मिला दें तो OA क्या है, त्रिज्या है, ये OB क्या है, त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या से घिरा हुआ ये पूरा जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है त्रिज्य खंड। अब मान लो यहाँ पे ये कोण जो है कितना हो, थीटा हो। ये वाला कोण जो है ये आपका कितना है, थीटा, और त्रिज्या ये कितनी है, r। तो ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर। कोण का मान रख दें, त्रिज्या का मान रख दें, पाई की जगह पे 22/7 रख दें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आता है। बट यहाँ निकालना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सूत्र पूछ रहा है। तो ऊपर क्या है, पाई r स्क्वायर है और थीटा है। यहाँ देखिए ए में पाई r स्क्वायर थीटा लिखा है, नीचे 360। तो यही वाला विकल्प आपका ए वाला करेक्ट है, बाकी ये जो है सब गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। किसका, गोला और बेलन का, कि अर्धगोला और बेलन का, कि दो अर्धगोलों का, कि एक बेलन और एक शंकु का। सुराही को पूछ रहा है। तो देखिए पहले आप सुराही बनाइए। आप देखते हैं सुराही का ये जो ऊपर का गर्दन होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसे। और ये किसकी डिजाइन है, बेलन की। इसका मतलब सुराही की गर्दन जो होती है वो बेलन के आकार की होती है, और नीचे सुराही क्या है, गोल होती है। तो गोल है तो ये क्या हो गया, गोला हो गया। तो सुराही किसका संयोजन हुआ, बेलन और गोला का। तो ये आंसर हुआ। तो बेलन और गोला किस में लिखा है, इसमें लिखा है गोला और बेलन, इसलिए ये ए वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए लिखा है 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का मान। 1 से 10 तक विषम। तो देखिए अगर आप ये लिखें 1 से 10 तक कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। तो कितनी हो जाएंगी ये, पहली 1 हुई, 2 तो सम होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 10 फिर सम हो जाएगी। तो 1 से 10 तक इतनी संख्याएं जो हैं ये विषम है। तो इन्हीं का क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। तो माध्य कहा जाए और चाहे कहा जाए समांतर माध्य, एक ही मतलब होता है। और इसका सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग देखिए क्या होगा, 1 3 4, 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 7 16, 16 9 25। तो योग हो गया 25। नीचे पदों की संख्या 1 2 3 4 5। तो 5 से 25 को भाग कर दोगे 5 आ जाएगा। तो ये 2 गलत है, 3 गलत, 4 गलत, ये 5 आपका सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, लिखा है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की मध्यिका होगी।
तो मध्यिका में सबसे पहले देखते हैं क्रम सही है कि नहीं। तो क्रम हमें सही दिख रहा है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पद आपके हैं 13 पहला है, फिर 15 है, 16 है, 17 है, 19 है और 20 है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। पदों की संख्या को n कहते हैं। n बराबर 6 और 6 का मतलब होता है सम। तो जब भी पदों की संख्या सम आ जाए तो मध्यिका का सूत्र होता है कि n/2वां पद प्लस n/2 और अलग हटके फिर ऐसे +1वां पद और /2, ये मध्यिका का सूत्र होता है जब भी इस टाइप में संख्याएं दी हुई हों। और कब ये सूत्र लगता है? जब पदों की संख्या कैसी हो? सम हो। तो यहाँ n 6 है, तो यहाँ पे जब आप 6 रखोगे तो 6/2 का मतलब तीसरा पद यानी 3वां पद। यहाँ पे 6 रखोगे तो 6/2 का मतलब 3, 3 में एक जोड़ोगे 4, तो 4वां पद का मतलब चौथा पद। और बटे नीचे क्या है? 2, तो 3वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे नंबर पर है 16, तो जहाँ पे 3वां पद है वहाँ पे 16। 4वां पद, चौथा पद, चौथे नंबर पर है 17, तो 4वां पद की जगह पे आप लिखोगे 17 बटे नीचे 2। 16 17 जोड़ दोगे 33 और नीचे 2, 33/2। तो यहाँ पे देखिए 30/2 गलत है, 31/2 ये भी गलत है, 33/2 ये सी वाला विकल्प आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, लिखा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तब मध्यिका क्या होगी? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि माध्य बहुलक दिया हो और मध्यिका पूछे तो आपको ये सूत्र रटा होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? 3 गुणित माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य, और माध्यक को ही मध्यिका कहा जाता है। तो इस सवाल में आपका बहुलक है 45, तो बहुलक की जगह पे आप 45 लिख देंगे, प्लस है, फिर 2 लिखा है, फिर गुणित का चिन्ह लगाएंगे, माध्य, माध्य आपका 27 है, तो माध्य की जगह पे आप लिख देंगे 27। तो ये आपका 45 है, प्लस 27 का 2 में गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। 45 और 54 को अगर आप जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 32 गलत, 33 गलत, 34 गलत, इनमें से कोई नहीं, तो यही वाला करेक्ट आपका ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा है कि एक पासे को फेंका जाता है। पासा जानते हो, जो आप लूडो खेलते हैं। तो कह रहा 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए पासा जो होता है, जो लूडो आप लोग खेलते हो, इसमें 1 नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसका मतलब पासे में कुल घटनाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। आपको निकालना क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। संभावित घटनाएं का मतलब जैसे हमें निकालना है 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो इसमें देखिए 3 से छोटे 2 नंबर हैं, ये 2 और 1। अब इसमें ये तो 2 जो है सम होती है, तो इसको आप छोड़ दें, विषम क्या बची? 1। तो इसका मतलब संभावित घटना की जगह पे सिर्फ एक ही संख्या आ रही है, इसलिए हम 1 लिखेंगे। नीचे कुल घटनाएं कितनी हो गई? 6। तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी क्या होगी? 1/6 होगी। तो ए में 1/6 जो लिखा है यही इसका करेक्ट है।
1/3, 1/2, 0 ये सब गलत है।